हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में मातृभूमि जो आपकी कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित इस कविता का आज हम अर्थ और शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कविता पढ़ी थी और अब हम सीधे आज की क्लास में इस कविता के भावार्थ और साथ में इनके शब्दार्थ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके पास जब भी कविता दिया जाता है इस प्रकार से आपके पास कोई कविता की कुछ पंक्तियां होंगी और उस पंक्ति के आपको भावार्थ लिखने होते हैं। तो कविता को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ऊंचा खड़ा हिमालय और डॉट डॉट करने के बाद उसके बाद आप सीधे अंत में लिखेंगे पग पग छहर रही है, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं छहर रही है, पग पग छहर रही है। ठीक है, तो चलिए, कविता की पंक्तियां हैं ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। आइए पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो यहाँ पर हिमालय शब्द आया, क्या आया है? ऊंचा खड़ा हिमालय। हिमालय है भारत का एक बड़ा पर्वत जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, भारत के उत्तर में है ये। चरण तले यानी पैरों के नीचे, और इस हिमालय पर्वत के पैरों के नीचे नीचे चरण तले नित सिंध झूमता है। सिंध महासागर समुद्र, और कौन से समुद्र है हमारे दक्षिण में, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। झूमता लहरों के साथ हिलता रहता है, समुद्र में लहरें आती हैं। ठीक है, और वो जो लहरें हैं वो इस प्रकार से हिलती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, भारत का एक बड़ा पर्वत, बर्फ से ढका पर्वत, चरण तले अर्थात पैरों के नीचे, सिंधु अर्थात समुद्र, झूमता है यानी लहरों के साथ हिलता हुआ, गंगा यमुन त्रिवेणी यानी गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन, लहर रही हैं यानी कि बह रही हैं, लहर रही हैं अर्थात बह रही हैं। ठीक है, चलिए, जगमग यानी चमकती हुई, जगमग यानी चमकती हुई, छटा निराली अर्थात सुंदर दृश्य, छटा निराली यानी सुंदर दृश्य, पग पग हर स्थान पर, छहर रही अर्थात फैल रही, छहर रही यानी कि फैल रही है। तो जल्दी से इसके शब्दार्थ लिखिएगा। हिमालय जो कि भारत का एक विशाल, एक बड़ा पर्वत जो कि भारत देश के उत्तर में स्थित है, इसके चरणों में अर्थात इस हिमालय पर्वत के चरणों में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर की लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि इस हिमालय पर्वत के चरणों में वो क्या कर रहा हो, उसकी जो लहरें हैं वो हिल रही हैं। तो यहाँ भारत के भौगोलिक सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने कि भारत की जो भौगोलिक दृष्टि से हमारा भारत कैसा है। तो हमारे भारत देश के उत्तर में भारत हिमालय पर्वत है और साथ में दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बात की है 3 नदियों के संगम की। तो आप जब संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक से ली गई हैं, मल्हार बुक के मातृभूमि से ली गई हैं, और इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एक बार पंक्तियां, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सौंदर्यता या सुंदरता का गुणगान किया है। यहाँ तक आप प्रसंग लिख सकते हैं इसको।
ठीक है, ये प्रसंग के रूप में लिखाया जा। प्रसंग का अर्थ होता है कि इन पंक्तियों में किस बारे में बात हो रही है। तो जहां भी आप प्रसंग लिखेंगे तो बच्चों प्रसंग में लिखा जाता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो चलिएगा, भारत के उत्तर में विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि ने ऐसा दर्शाया है। अब कवि क्या कहते हैं कि ये जो उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, वो ऐसा लग रहा है मानो वह आकाश को चूम रहा हो। चूमने का मतलब यहाँ छूने से है कि वो उत्तर में जैसे कि आकाश को वो छू रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप सिर्फ अर्थ ना लिखें, भावार्थ लिखें। क्या भाव है यहाँ पर? कवि अपने भावों के द्वारा कविता की पंक्तियों को लिखता है। हमें उन कविता की पंक्तियों से कवि के भावों को भी यहाँ पर लिखना है। क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पर्वत है उत्तर में भारत का, ये विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत है। इस पर्वत को कवि ने कहा कि ये जैसे मानो आकाश को चूम रहा हो, अर्थात आसमान को ये छू रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। इतना विशालकाय पर्वत हमारे भारत के उत्तर में, ये हमारे देश की, ये भारत की जो अडिगता है, उसकी शक्ति है, उसका प्रतीक है। वही दक्षिण में स्थित विशाल हिंद महासागर नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है। तो ये 4 पंक्तियों का यहाँ भावार्थ है। तो इतना आप लिख लेंगे कि भारत के उत्तर में स्थित विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि ने ऐसा दर्शाया है मानो वह आकाश को चूम रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुक करके लहरों के माध्यम से अपने उल्लास, अपनी खुशी को वो प्रकट कर रहा हो और इतरा रहा हो। कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा बहुत खुश होता है तो वो खुशी से इतराता है। ठीक है, तो वो इधर उधर हिल रहा है, उसकी जो लहरें हैं। आगे की पंक्तियों में क्या कहा? गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। कवि ने आगे बताया भारत की जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम की महिमा का वर्णन किया है। भारत में पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती, इनकी हम पूजा करते हैं। इन नदियों का जो कल कल प्रवाह है, जब ये नदियां बहती हैं तो इनका जो कल कल, नदियों की जो आवाज है, वो कल कल का जो प्रवाह है, उसकी जगमगाती छटा समस्त धरती पर अनुपम सुंदरता बिखेर रही है। इतनी सुंदर ये नदियां जो है लग रही हैं। पर्वतीय झरनों की मधुरता, पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य बनाती है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। तो क्या कहा है? ये जो है, ये जो पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि है, जो कल कल की जो आवाज आती है नदियों के द्वारा, नदियों की लहरों की चंचलता भारत की जो प्राकृतिक संपदा है को और भी अधिक भव्य बनाती। ये हमारी प्राकृतिक संपदा है, ये नदियां हमने नहीं बनाई हैं। ये जो विशालकाय पर्वत भारत के उत्तर में है हिमालय, इसको जो है प्रकृति ने हमारे देश को प्रदान किया है। तो ये जो प्राकृतिक संपदा है वो उसको और भी अधिक भव्य बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है इन 8 लाइनों में। ठीक है, तो चलिएगा, इसका अर्थ और भावार्थ लिखेंगे। आगे की पंक्तियां बच्चों हम पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अब यहाँ पर
कवि क्या कहते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। चलिए पहले शब्दार्थ लिख लेते हैं। पुण्य भूमि का अर्थ क्या होता है, पवित्र भूमि, धार्मिक एवं महापुरुषों की भूमि पुण्य भूमि कहा जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं, जहाँ धर्म से चलने वाले लोग होते हैं, उसे पवित्र भूमि कहते हैं। जहाँ के लोग महान होते हैं, जहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया हो, वहाँ की भूमि को पुण्य भूमि, क्योंकि हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। ठीक है, तो राम ने यहाँ जन्म लिया, गौतम ने यहाँ जन्म लिया, बुद्ध ने यहाँ पर जो है हमें सत्य अहिंसा, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, अनेक प्रकार की महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया, इसलिए यही पुण्य भूमि है। स्वर्ण भूमि समृद्ध एवं कीमती भूमि, समृद्ध कहते हैं जो है संपन्न भूमि है, कीमती भूमि जिस भूमि की जो है बहुत अधिक सोने के समान मूल्यवान जो देश है। तो हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो है हमारा देश संपन्न था, लेकिन बाहर की जो शक्तियां थी, बाहर के लोगों ने हमारे देश को लूटा और हमारे देश से जो है वो यहाँ से जो सोना चांदी जितने भी हीरे मोती सब वो यहाँ से लूट पाट करके ले गए हैं। तो ये भूमि हमारी जो भारत देश है, ये समृद्ध देश था, ये जो है बहुत कीमती भूमि थी, ये सोने के समान मूल्यवान देश है। क्योंकि ये सिर्फ धन संपदा से नहीं, यहाँ की जो सांस्कृतिक जो यहाँ की रीति है, यहाँ के जो धर्म है, ये सभी धर्मों को मानने वाला देश है। ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ वह पुण्य भूमि, वो पवित्र भूमि, धार्मिक और महान पुरुषों की भूमि, जहाँ महान पुरुषों ने जन्म लिया हो। स्वर्ण भूमि सोने के समान समृद्ध भूमि, जन्म भूमि जहाँ आपने जन्म लिया हो अपना देश, मातृभूमि माँ के समान पूज्य देश, झरने पहाड़ियों से झरने वाले जल प्रवाह, झरने जानते हैं आप, जो ऊपर से हाइट में गिरते हैं पहाड़ी से ना, जो पानी का जो स्रोत होता है वो पानी ऊपर हाइट में पहाड़ों में जो है गिरता है, वो जो जल प्रवाह होता है तो वो जो है झरने कहलाते हैं। झरते यानी गिरते हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के झरने, अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, जिसकी पहाड़ियों से छोटे छोटे पर्वतों से अनेक प्रकार के जो झरने हैं वो बहते रहते हैं हो मस्त झाड़ियों में, आनंदित हो करके, खुश हो करके, और झाड़ियां यानी छोटे छोटे पेड़। ठीक है, तो चलिएगा पहले शब्दार्थ लिखेंगे आप। चलिए, तो पुण्य भूमि पवित्र भूमि, धार्मिक एवं महापुरुषों की भूमि, स्वर्ण भूमि समृद्ध एवं कीमती भूमि, सोने के समान मूल्यवान देश, जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ हो अपना देश, मातृभूमि माँ के समान पूज्य देश, झरने यानी पहाड़ियों से गिरने वाले जल प्रवाह, झरते यानी गिरते हैं। चलिए जल्दी से इसके शब्दार्थ लिखिएगा बच्चों। चलिए, अब भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी जन्मभूमि महाभारत की महानता और पवित्रता का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है, क्या कहते हैं वो कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ी। उन्होंने यहाँ पर अपनी जन्मभूमि भारत की महानता और पवित्रता का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया, क्योंकि कहते यह जन्म भूमि मेरी, मेरी अपने लिए कहते हैं कि ये वही जन्म भूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है। तो कवि जो है इस जन्मभूमि को यानी भारत देश को अपनी माँ के समान जो है पूज्य मानता है। ठीक है,
और जिससे उसका गहरा आत्मीय संबंध होता है। तो अपनी जन्मभूमि से सभी का आत्मीय संबंध रहता है, जैसे हमारा अपनी माँ के साथ होता है। कवि कहता है कि यहाँ की पहाड़ियों में, क्या कहा उन्होंने आगे, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। भारत देश की पहाड़ियों में अनेक प्रकार के झरने बहते हैं, जो इसकी प्राकृतिक शोभा को और बढ़ाते हैं, इसकी, इस भारत देश की। ठीक है, हरियाली से भरे हुए इन जंगलों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती है, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवंत प्रतीत होता है। ठीक है, भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन हर्षित हो उठता है, यानी खुश हो जाता है। ये जो प्राकृतिक सौंदर्य जब हम भारत का देखते हैं, इसे देखने से हमारा मन हर्षित हो जाता है, हमारा मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मन हर्षित उठता है, हर्षित हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट पंक्तियां लिखेंगे आप। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, आइए कुछ शब्दार्थ। अमराइयां, आम के पेड़ों का जो बगीचा होता है, अमराइयां उसे कहा जाता है। आपने देखा होगा आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं और वो बगीचे में ही होते हैं, बहुत सारे बगीचे आपने देखा होगा। तो घनी यानी बहुत अधिक सघन। ठीक है, तो अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है यानी कि आवाज देती है, गाती है, कोयल गाती रहती है ना, सुंदर गाती है कोयल। मलय पवन यानी दक्षिण से बहने वाली जो ठंडी और सुगंधित हवा होती है। तन मन संवारती है, शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। धर्म भूमि अर्थात धर्म का पालन करने वाली भूमि। ठीक है, यहाँ धर्म का पालन किया जाता है। कर्म भूमि परिश्रम और कर्तव्य पालन की भूमि। यहाँ पर परिश्रम करने वाले लोग हैं, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं। जन्म भूमि जन्म लेने की भूमि, अपना देश। मातृभूमि माँ के समान पूज्य देश। चलिए इन शब्दार्थों को भी लिखिएगा। चलिए चलिए तो इन पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया। पहली पंक्ति में कवि भारत की हरी भरी प्रकृति का वर्णन करता है, जहां घने बाग के आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं। क्या कहा, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है। तो कहते हैं पहली पंक्तियों में उन्होंने घने आम के बाग अपनी शीतल छाया जब प्रदान करते हैं, इन बागों में, इस शीतल छाया में कोयल अपनी मधुर वाणी से, अपनी मधुर जो है आवाज से में गान करती है, वो गाना गाती है, जिससे वातावरण संगीत से जो है गूंज उठता है। कोयल की मधुर ध्वनि से वहां का जो वातावरण है, जहां अमराइयां हैं अर्थात आम के बाग हैं, वहां पर जो है क्या बन जाता है, एक संगीतमय वातावरण वहां पर बन जाता है। मंद मंद मलय पवन यानी दक्षिण से चलने वाली जो शीतल हवा, ठंडी ठंडी हवा, मंद मंद धीमे धीमे से मलय पवन, ठंडी ठंडी हवा जो दक्षिण से चलने वाली हवा होती है, शीतल हवा, वो प्रवाहित होती है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है, बल्कि मन को भी प्रसन्नता और जो है स्फूर्ति से भर देती है। इसके बाद कवि ने अपने देश की धार्मिक और नैतिक महानता का रेखांकित किया है कि हमारे देश में जो है धर्म से चलने वाले, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले कई महापुरुषों ने जन्म लिया है।
इसलिए भारत को धर्म भूमि कहा जाता है। पहले यहाँ पर बहुत बड़े युद्ध भी हुए हैं। महाभारत जैसा युद्ध जो है धर्म युद्ध कहलाता है, जहाँ पर कौरव और पांडव दोनों भाई होते हुए भी दोनों ने धर्म युद्ध किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां पर उसके कर्तव्य के बारे में, उसके धर्म के बारे में बताया कि ये तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है। तो ये जो है हमारी धर्म भूमि है, जहाँ पर धर्म से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिकता का केंद्र रहा है। साथ ही इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यह परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया और जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को जो है क्या कहा है, ये आपकी धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ लोग परिश्रम और वीरता का प्रतीक है, सभी लोग हैं। ठीक है, सभी लोग परिश्रम करते हैं और सभी वीर हैं। जहाँ कवि ने जन्म लिया है, जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देता है। तो चलिएगा जल्दी से इसके अर्थ को भी आप लिखेंगे। चलिए, तो भावार्थ को यदि आप समझ गए, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, स्वयं आप इसे कर सकते हैं। हिंदी भाषा है तो इसे आप लिख ही सकते हैं। आगे की जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि कहता है, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो पुनीत यानी कि पवित्र, शुद्ध, श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का यहाँ पर हमें उपदेश दिया, गीता यहाँ पर सुनाई। सुयस यानी प्रसिद्धि बढ़ाई। गौतम ने यहाँ जन्म लेकर यहाँ की प्रसिद्धि को बढ़ाया। ठीक, बंसी यानी बांसुरी, श्री कृष्ण की बांसुरी। गीता, श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जो ज्ञान था, जो आज आप लोग जो है कई जगह जो है सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए, गौतम महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, करुणा यानी दया, युद्ध भूमि अर्थात युद्ध होने का स्थान, जैसे महाभारत का कुरुक्षेत्र, यहाँ पर जो है अभी इससे पहले भी हमने कहा महाभारत जैसे युद्ध यहाँ पर हुए हैं कुरुक्षेत्र में। बुद्ध भूमि, बुद्ध ने के जन्म और उसके ज्ञान की भूमि, मातृभूमि, माँ के समान पूज्य भूमि। चलिए, इसका अर्थ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने मातृभूमि कविता के भावार्थ और शब्दार्थ लिखे। एक अंतिम जो आपका पद्यांश है, जिसमें आपके कुछ 12 लाइनें हैं, इन पंक्तियों के भावार्थ को हम नेक्स्ट क्लास में साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।